काला सागर, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, और नीचे यहाँ पर मरमरा सागर है, मरमरा सागर। जब यहाँ पर बीच में दोनों सागर जल संधि बनाते हैं, इस जल संधि का नाम है आपका बासपोरस जल संधि। अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ पहले, ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ रखा होगा बासपोरस जल संधि को, तो फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी मैंने बताया था आपको क्या यहाँ पर, कि जो तुर्की है हमारा, तुर्की और यूरोप सीमा बनाते हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं, भारत का व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर जाता था। तुर्की और यूरोप के बीच में यहाँ पर जो जल संधि है, इसके ऊपर तो आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर है, और इसके नीचे मरमरा सी यानी कि आपका मरमरा सागर है। ये दोनों जिस जल संधि से जुड़े हुए हैं, इस जल संधि का नाम है बासपोरस। थलसम एक बार बोले थम्स अप करके, जी भैया बात क्लियर है। बासपोरस जल संधि अगर मैं आपसे पूछूं किस किस के बीच में स्थित है, तो आप कहेंगे वो स्थित है आपका कहां पर, यूरोप और तुर्की के बीच में स्थित है, जिसके ऊपर की ओर काला सागर है और नीचे की ओर मरमरा सागर है। बात क्लियर है। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल क्या होता था, ये यूरोप को जोड़ता था, और यहीं पे ये जो इस्तांबुल जगह है, इस्तांबुल जगह है, ये बहुत सांस्कृतिक जगह थी। इतनी सांस्कृतिक, अगर मैं कहूं तो उस समय का सबसे समृद्ध शहर, दुनिया के समृद्ध शहरों में, प्रोस्परस सिटीज में इसका नाम आता था। और पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे वो यहाँ पर आकर के निवास करते थे, और इसको देवताओं की नगरी, या अगर मैं कहूँ इसको कल्चरल सिटी उस समय पे माना जाता था। तो अगर हम प्राचीन समय से बात करेंगे, एक चीज से मैं आपको रिलेट करवाना चाहूंगा। अभी आपको स्थिति क्लियर हो गई, कौन कौन से सागर के बीच में स्थित है, स्थिति क्लियर हो गई। कुस्तुनतुनिया की अगर हम बात करें जगह कहाँ पर है, तो आप कहेंगे वो भैया तुर्की और यूरोप की सीमा पर है, जिसके ऊपर दो सागर हैं, काला सागर और नीचे की तरफ मरमरा सागर, एक जल संधि है बॉस्पोरस के किनारे पर स्थित है आपका कुस्तुनतुनिया, या जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल बोलें, या फिर उसको हम कहें आपका इस्तांबुल। इस्तांबुल हालांकि 1930 के आसपास में नाम हुआ, वो आधुनिक नाम है उसका। तो इस कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ, एक तो रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य बहुत प्राचीन साम्राज्य रहा है। दुनिया के एक बड़े क्षेत्र पे अगर हम बात करें, यूरोप से लेकर के अरब तक, यूरोप महाद्वीप से लेकर के अरब महाद्वीप तक शासन रहा है रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य अगर हम आज से बात करें तो कितना पुराना होगा भैया, लगभग, तो मैं कहूँ तो लगभग ये आपका 2050 वर्ष पुराना है, अगर हम आज से तुलना करें। क्योंकि ये रोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 बीसी में। 27 बीसी में एक शासक थे ऑगस्टस सीरज, ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर ने इसको क्या किया था, स्थापित किया था, ये इसके संस्थापक हैं। रोमन साम्राज्य, रोम कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में है या नहीं है, रोम इटली की राजधानी है रोम। तो आप समझ जाओगे इटली की राजधानी है रोम, तो यानी कि वो यूरोप में है। और तो यूरोप में एक साम्राज्य था जो बहुत बड़े क्षेत्र में था, आपका अफ्रीका तक, अरब तक फैले हुए थे। तो रोमन साम्राज्य क्या हुआ, धीरे धीरे दो हिस्सों में बट गया। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन, और साथ में आपका पूर्वी रोमन, पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो पश्चिमी रोमन था इसने अपनी कैपिटल बना ली रोम, इनकी कैपिटल क्या बनी धीरे धीरे, रोम। और जो पूर्वी रोमन था इसने कैपिटल बनाई अपनी कुस्तुनतुनिया। क्या कैपिटल थी इसकी, अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल थी आपका कुस्तुनतुनिया। और यही पूर्वी रोमन साम्राज्य जब अलग हो गया तो इसको जाना जाने लगा बैजेंटाइन, बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम। छोटी सी बात है, क्लियर है। रोमन साम्राज्य जो कि यूरोप में फला फूला, ठीक है, एगोस्टस सीजर के द्वारा उसको स्थापित किया गया, उन्होंने अपना सीमा विस्तार किया और धीरे धीरे यूरोप से लेकर के आपका अफ्रीका और अरब तक वो लोग पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं जब किसी चीज का विस्तार होगा तो एक समय पर फिर वो चीजें आपका घटनाक्रम के चलते हुए से आपका घट भी जाती हैं। तो उसी वजह से क्या हुआ कि वही रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बटा, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रही आपका कहाँ पर, रोम में, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको हम बैजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उसकी राजधानी हो गई आपका क्या, कुस्तुनतुनिया, या हम कहेंगे जिसको
कॉन्स्टेंटिनोपल भी आप कह सकते हैं, वो कोई भी एक नाम बोलें। यहां तक की बात क्लियर है? आप एक बार थम्स अप करें तब आगे की चीज आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य और साथ में इसी समय पर एक साम्राज्य था आपका ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन ऑटोमन साम्राज्य, ये दो साम्राज्यों के बीच का युद्ध है। अगर मैं कुस्तुनतुनिया वॉर की बात करूं तो ये रोमन साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच का युद्ध है। ऑटोमन्स एम्पायर हुआ करता था और ऑटोमन एम्पायर चल रहा था आपका तुर्कों के द्वारा। ये लोग कौन थे? ये तुर्क थे। जैसे कुछ तुर्क आक्रमणकारी तो भारत में आ गए, लेकिन उन्हीं में से कुछ क्या रहे आपका, वो अपने क्षेत्र को प्रचारित प्रसारित करते रहे अरब में और शक्ति बनते रहे, और उन्हीं में से ऑटोमन साम्राज्य को शक्ति देने वाले थे उस्मानी लोग। तो इसको कई बार उस्मानी साम्राज्य भी कहा जाता है, उस्मानी साम्राज्य। अब उस्मानी साम्राज्य और इन सब के बीच में क्या वॉर है? ये चाह रहे हैं कि ये यूरोप में एंटर करें, और पॉइंट कौन सा है आपका? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके इधर सीमाएं हैं आपका ऑटोमन साम्राज्य की, और इसके इधर सीमाएं हैं आपका रोमन साम्राज्य की। दोनों एक इस जगह के लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ऑटोमन साम्राज्य में थे आपके मोहम्मद द्वितीय, 21 साल एज है, और सिर्फ एक ड्रीम है कि इनकी जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है ये आपका, जिसके ऊपर, जिसको यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसको एंट्री गेट भी कहते हैं, जिसको ये अपना स्पिरिचुअल सिटी भी कहते हैं, जिसको अपना एक कल्चरल सिटी भी कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में रेनेसा का काम ये जगह करेगी, इसको हमें अपने कब्जे में लेना है। अब कब्जे में लेना आसान बात नहीं थी, क्योंकि यहां पर शासक की अगर बात करें, रोमन साम्राज्य में जो थे आपका कॉन्स्टेंटाइन 11 थे आपका। यहां पे शासक कौन थे इस समय पर? 1453 की बात कर रहे हैं, धैर्य से समझना तभी समझेंगे। कॉन्स्टेंटाइन, फिर कहोगे मजा आ गया। कॉन्स्टेंटाइन 11, और साथ में इधर कौन थे आपका शासक? वो थे महमूद द्वितीय, ये जिनको मोहम्मद द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बाद में इनको कहा गया, क्योंकि इन्होंने फतेह हासिल की, तो मोहम्मद फतेह, मोहम्मद फतेह। तो इन दोनों के बीच का युद्ध था। यहां पर कॉन्स्टेंटाइन जो 11 है, और यहां पर आपका महमूद द्वितीय जो फतेह है, तो ये किसकी तरफ से रूल कर रहे हैं? ऑटोमन साम्राज्य। बहुत कम एज है, 21 ईयर्स, आप समझ सकते हैं कोई उतनी बड़ी एज नहीं है, लेकिन यहां पर ये बहुत, अगर मैं बात करूं कि एक प्रौढ़ व्यक्ति थे, लेकिन इनके पास थे सिर्फ 7,000 लोग, और इस समय पर उभरती हुई शक्ति थे आपका मोहम्मद फतेह। मोहम्मद फतेह के पास में थे 80,000 लोग। और जब ये अटैक किया गया यहां पर, तो ये 3 दीवारों से सिक्योर है कुस्तुनतुनिया। तो यहां पर एक जहाजी बेड़े के साथ में अटैक हुआ। एक आपका हंगरी का तोपची था, उससे तोपें बनवाई गई, इतनी बड़ी तोपें थी कि कहते हैं उन तोपों को आगे खिसकाने के लिए 200 लोग की जरूरत पड़ती थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक आपका तोप रहा होगा, कितना बड़ा आपका कैनन रहा होगा वो। उसके द्वारा उनको तैयार करके उन्होंने वॉर किया ये, और फाइनली इनको यहाँ से भागने को मजबूर किया। कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन 11 युद्ध लड़ते हुए मारे गए, अंतिम समय तक लड़ते रहे, लेकिन फाइनली कुस्तुनतुनिया पर किसका साम्राज्य हो गया? किसका साम्राज्य हो गया? तो जीत किसकी हुई है इसमें? ऑटोमन साम्राज्य की विजय हुई। ऑटोमन साम्राज्य की इसमें विजय हुई, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें तुर्क जो है या उस्मानी साम्राज्य की जीत हो गई। अब ये युद्ध सिर्फ दो साम्राज्यों के बीच नहीं था, ये युद्ध था आपका दो धर्मों के बीच में भी, ईसाई और इस्लाम के बीच में। इस्लाम धर्म और आपका ईसाई धर्म के बीच के इस युद्ध में, हालांकि अगर इस युद्ध के पहले की स्थिति मैं बताऊं, 28 मई से पहले का दिन जो था, उससे पहले की स्थिति ये थी कि जो ईसाई बाकी यूरोपीय लोग थे वो उनको मदद कर रहे थे, एक समुद्री बेड़ा भी उनकी मदद के लिए आ गया था, ठीक है। लेकिन फाइनली कहते हैं कि 29 मई की सुबह सुबह ये विजयी हुए, दीवारें तोड़ दी गई, सेना अंदर पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहले पक्ष कमजोर था इस्लाम का, वो पक्ष बहुत मजबूत हो गया, और ईसाई धर्म की अगर आप कहें कि बहुत कमजोरी दुनिया को दिखी, कि भाई एक मैसेज आएगा ना सीधे सीधे, डायरेक्ट वॉर में अगर इस्लाम जीत गया ईसाइयत से, तो ईसाई जितने भी देश थे, यानी कि यूरोप के देशों में क्या मैसेज जाएगा? उन्हें लगा कि भाई अब तो जो है हमारा अस्तित्व जो है वो खतरे में है। ये मैसेज जाएगा हाँ या ना?
आप सीधा सा मतलब एक समझ विकसित करते हुए एक बार आंसर करें, तभी मैं समझूंगा आप अब तक की बात को समझ पाए। आप कहेंगे हाँ जी। तो ईसाई लोगों में जब ये मैसेज गया तो ईसाइयत के अंदर इस्लाम के प्रति एक दुर्भावना भी विकसित हुई। जैसे आप देखोगे बाद में, जैसे पुर्तगाल के शासक ने यही बयान दिया कि मेरा जो युद्ध है, जब वो पोप से मिलता है, उस समय के एक जो मुख्य पादरी पोप से मिलता है, तो उसने कहा कि हमारी प्रतिद्वंदिता जो है वो इस्लाम से है। तो ईसाइयत इस्लाम के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन लोगों ने क्या कर दिया, जैसे ही कुस्तिनतुनिया पर उनकी जीत हुई, तो मैंने बताया आपको कि रूट कैसे होके जाता था, रूट कैसे होके जाता था बताएं एक बार। ये जो सारा रूट था ये तुर्की के थ्रू यूरोप को जोड़ता था, और यहां पर है आपका कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को जब इन्होंने जीत लिया तो यूरोप के आने का रास्ता खत्म हो गया। इधर देखिए आप, सब समुद्र है, सिर्फ जमीन यहां इस्तांबुल यानी कि कुस्तिनतुनिया से ही जुड़ती थी, और वो जो इनका रूट था वो खत्म कर दिया, उस रूट पर अधिकार हो गया ऑटोमन साम्राज्य का। अब इन्होंने कहा अच्छा बेटा यहां से व्यापार करते थे तुम, अब एक काम करो, तुम पे टैक्सेशन लगेगा। और कहते बहुत जबरदस्त कर उनके ऊपर लगाए गए कि यूरोप के लोगों को इधर से व्यापार करने का जो ख्वाब है वो बचे ही ना, या करें तो सिर्फ हमारे माध्यम से व्यापार करें। अब तो उनके सामने समस्या आ गई। लेकिन यूरोप वाले इतने लालायित क्यों थे, मतलब इस व्यापार को क्यों करना चाहते थे? यूरोप के बारे में साथी आपको पता होना चाहिए कि वो ठंडे प्रदेश हैं, और ठंडे प्रदेश हैं तो इधर आपका जो ये एशिया महाद्वीप है, ये यहाँ तक, सॉरी इंडोनेशिया तक, इवन ये जो क्षेत्र है ये गरम मसालों के लिए जाना जाता था। इसमें भी सबसे जो कोर एरिया है वो कोर एरिया ये है, ये क्षेत्र मसालों के लिए जाना जाता था। अब चूंकि जो यूरोप के लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो सब जगह होते हैं, यूरोप के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि उनके ठंडे प्रदेश हैं, तो वो गरम मसालों को एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, यानी कि एक संरक्षक के रूप में, ताकि उनका जो नॉन वेज है वो लंबे समय तक चल पाए, क्योंकि पहले फ्रीजर वगैरह नहीं हुआ करते थे जिससे वो ठंडे कर पाए। तो वो क्या करते थे, यहाँ से गरम मसालों, और साथ में गरम मसाले उनके खान पान में भी इस्तेमाल होते थे, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में उनकी बहुत डिमांड थी। तो इनका बिजनेस इतना अच्छा था कि जो मसाले यहाँ से जाते थे या जो वस्त्र यहाँ से जाते थे, जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची वगैरह, जो भी यहाँ से जाता था उसकी बहुत डिमांड होती थी वहाँ बाजारों में, और कई गुना कीमतों पर वो बेचे जाते थे, और जो व्यापारी यहाँ पर आते थे उनको बहुत मुनाफा होता था। अब उसी मुनाफे के चलते जब उन लोगों को लगा कि यार हमारा तो जो रूट है वो खत्म हो गया, तो समस्या होगी कि नहीं होगी, और रूट छीन लिया किसने, ऑटोमन्स ने, तो ऑटोमन्स के खिलाफ एक नफरत भी पैदा हो गई, और साथ में एक वॉर भी। लेकिन उस वॉर को तो वो हार चुके हैं। अब कुस्तिनतुनिया का वॉर सिर्फ एक ये कारण नहीं है कि रूट बंद हो गया, इसके बहुत सारी चीजों को इसने जन्म दिया, इस वॉर ने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। जैसे कुस्तिनतुनिया पर मैंने कहा कि बहुत विद्वान लोग रहते थे, जब वो विद्वान लोग वहां से छोड़ करके भागे अपनी जगह को, क्योंकि जगह बहुत फेमस थी। यहां पर एक, अगर मैं बताऊं, यहां पर एक चर्च हुआ करती थी कुस्तिनतुनिया में, जो आपका कुस्तिनतुनिया है, यहां पर एक चर्च हुआ करती थी, चर्च बहुत बड़ी चर्च थी, बहुत मान्यता भी थी उस चर्च की, और उस चर्च का नाम था आपका हाया सोफिया, हाया सोफिया चर्च। तो कहते हैं कि जब ऑटोमन साम्राज्य की सेनाएं 29 मई को पहुंची, तो 28 मई पे सारे लोग इस चर्च के पास इकट्ठे रहे थे, वो हजारों लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे थे कि ये हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। और कहते, मैंने आपको बताया कि बहुत धार्मिक शहर था, और जब धार्मिकता बहुत ज़्यादा होती है तो लोग उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं फिर, तो उन्होंने उम्मीद की कि हमारा ईश्वर हमें बचाएगा। लेकिन जब वहां से इन लोगों को भागने को मजबूर होना पड़ा, तो यहाँ से भाग के ये सब लोग कहाँ पर गए, जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान लोग थे, ये सब जब भागे यहाँ से, इस्लामिक आक्रमणकारियों से भाग करके ये गए, भाग करके आपका रोम। और रोम में जब ये विद्वान लोग गए तो वहां पर बहुत सारे सवाल उठे। उन्होंने कहा कि कुस्तिनतुनिया में हमारा इतना विश्वास था, इतनी धार्मिक जगह थी, तो हमारे ईश्वर ने हमको क्यों नहीं बचाया, ईश्वर ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। तो जब आप तार्किक हो जाएंगे, जब आप तर्क के साथ बात करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें तो बस थोप दी गई,
बहुत सारी चीज़ों